ओके सो आपको जब सेफ फील होता है तो आपको कैसा एहसास होता है? शुरू शुरू में सब कहते हैं हाँ हाँ घर पे कर सकते हैं, दोस्त हैं, पर फिर जब मैं पूछती हूँ अगर मदद चाहिए हो तो क्या आप उनसे मांग सकोगे, तो नंबर कम हो जाता है। और आजकल के पेरेंट्स की कॉमन कंप्लेंट है कि भाई बच्चे तो फ़ोन पे ही सारा टाइम लगे रहते हैं। अब क्यों लगे रहते हैं? ऑनलाइन ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सामने जो खुद को दिखाए वो वैसे नहीं है। इस रिश्ते के द्वारा कई बार एक प्यार का रिश्ता, एक शादी का वादा या एक सपने पूरा करने का वादा, या अच्छा घर में तो आपको कोई समझता ही नहीं है, मेरे साथ आ जाओ, या तुम्हें एक्टर बनना है या तुम्हें डांसर बनना है, मैं तुम्हारे सपने पूरा करने में मदद करूँ। तो क्यों नहीं किया जा सकता बच्चों पे भरोसा? ऐसा क्या कर लेते हैं वो? 14-15 साल का लड़का है या लड़की है, उनके जो दोस्त है या वो स्कूल बंक कर रहे हैं या शायद वो सिगरेट पीते हैं या वो मोहल्ले के कोनों पे एक साथ रात तक बैठे रहते हैं, कि बच्चे को मारने या दंड देने से उनके ब्रेन पे क्या असर पड़ता है। हम सबको लगता है कि भाई गलती करो तो मारना ही चाहिए। ये भी सुरक्षा की बात करना, उनको भी एक गाइडलाइंस देना, ये भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। वेलकम टू होपफुल टॉक्स। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं क्वेस्ट एंड विजडम के एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बाकी एपिसोड से कुछ अलग है और हमारी उम्मीद है कि इस एपिसोड के अंत तक आप अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लग जाएंगे। आज के एपिसोड में हमारे साथ है मुदिता फाउंडेशन की को फाउंडर नेहा प्रधान अरोड़ा। नेहा जी पिछले कई सालों से बाल सुरक्षा पर काम कर रही हैं। वे स्कूल्स में, कम्युनिटीज में, घरों में जाकर सुरक्षा पर अवेयरनेस फैलाती हैं और सुरक्षित माहौल कैसे क्रिएट किया जा सकता है इस पर बातचीत करती हैं। थैंक यू नेहा मैम। थैंक यू विनीत। होपफुल टॉक्स में आज मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज हमारी यहाँ क्या बात होगी आप सबसे। नेहा मैम, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये था कि आप सुरक्षा पर काम करती हैं, तो सुरक्षा का मतलब क्या होता है और आप किन खतरों से सुरक्षा की बात कर रही हैं? ओके, थैंक यू। यही पहला सवाल आपने पूछा, इसके लिए थैंक यू। बिकॉज़ मुझे लगता है सुरक्षा के मतलब सबके लिए अलग-अलग होते हैं। तो शुरू करने से पहले शायद मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। मैं अपने साथ 2 चित्र लाई हूँ। क्या आप इन्हें देखकर मुझे बता सकते हैं कि कौन से चित्र में दोनों चित्र में बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको? तो बच्चों को क्या फ़ील हो रहा है या क्या महसूस हो रहा है इन दोनों चित्रों में आपके हिसाब से? पहले चित्र में ऐसे लग रहा है कि उसको बुली किया जा रहा है और उसके आसपास के बच्चे हंस रहे हैं उस पर। ओके, तो इस चित्र में आपको उसको ऐसा लग रहा सैड है? लग रहा है और वो ओके, अकेली है। वो अकेली है, वो सैड है, और आस-पास के बच्चों को क्या लग रहा है? वो खुश लग रहे हैं, उनको जैसे मजा आ रहा हो। मज़ा आ रहा है। ओके, थैंक यू। इसमें क्या लग रहा है आपको? इसमें तो सब ऐसे लग रहा है कि सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी एक्टिविटी में, और इसमें भी सब खुश लग रहे हैं लेकिन सब एक साथ हैं, कोई अकेला नहीं लग रहा। ओके, थैंक यू। जो हमारे साथ कुछ ऑडियंस है, मैं उनसे भी जी। पूछ लूँ? यस, तो आपको क्या लग रहा है इस चित्र में? इस चित्र को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे और इसमें क्या दिख रहा है आपको? मैम मुझे लग रहा है वो पहली पिक्चर्स में बुली किया जा रहा है, वो अकेले जो गर्ल है ओके, उसको बुली किया जा रहा है, चिढ़ा रहे हैं सब ओके, और एंजॉय कर रहे हैं। ओके, और इसमें मिलकर के सब मतलब सब एक साथ हैं, किसी किसी को मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, पर सब एक साथ हैं, एंजॉय करते हैं। वेरी नाइस। तो अगर मैं पूछूँ कि इन दोनों में से कौन-सी जगह सुरक्षित होगी या किसमें बच्चों को सेफ लग रहा होगा? सेकंड पिक्चर। इस पिक्चर में विनीत आपको भी वही लग रहा है या? हाँ। यस, तो सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, हम ऐसे ही स्पेसेस की बात करते हैं जहाँ पर कोई भी अकेला ना हो, किसी को भी डर ना हो, किसी को ऐसा ना लगे कि भाई मेरे साथ कुछ नुकसान हो सकता है या कोई मुझे नीचा दिखा रहा है, मुझे छोटा दिखा रहा है। सुरक्षा से नॉर्मली हम लोग फिजिकल सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। जैसे बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि आप गर्म पानी में हाथ ना दें या प्लग पॉइंट में हाथ ना दें। तो फिजिकल सेफ्टी या शारीरिक सुरक्षा की बात हम बहुत करते हैं। रोड सेफ्टी की बात समझाई जाती है कि भाई रोड एक्सीडेंट ना हो, लेकिन सेफ्टी सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, ये इमोशनल या मानसिक हो सकती है। तो जैसे हमने इस चित्र में देखा, ये जो बच्ची है इसकी इमोशनल सेफ्टी यहाँ पर बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको सेफ नहीं लग रहा है, वो रो रही है, डरी हुई है, अकेला महसूस कर रही है। सेफ्टी जब इमोशनल सेफ्टी जब हो तो हमें डर नहीं लगता, हमें आज़ादी का एहसास होता है, हम खुलकर बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं, खेल सकते हैं। और इसी तरह से सेक्सुअल सेफ्टी की बात करना भी बहुत ज़रूरी है।
अलग अलग तरह से यौन शोषण दुनिया में आज भी हो रहा है, हर स्पेस में होता है, ऑनलाइन भी होता है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में हम सेफ्टी को समझते हैं। तो आपने डर की बात की। डर मुझे लगता है ऐसी चीज है कि हर इंसान को डर लगता है। मुझे, हमारे पेरेंट्स को भी, टीचर, तो सबका अपना अपना डर होता है। लेकिन इन चीजों पर बात करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि ऐसे लगता है कि स्पेशली घर और स्कूल में तो बच्चे और अडोलेसेंट सब सेफ ही है पेरेंट्स के हिसाब से। तो हमें उनके साथ इतनी सेंसिटिव चीजों के बारे में बात क्यों ही करनी है, अगर उनको क्यों एक्सपोज करना है इन चीजों से, अगर वो ऑटोमेटिकली अभी उनकी जरूरत नहीं है, घर अगर वो घर और स्कूल में सेफ है। तो वो चीज कहाँ से आ रही है, और वो बात करना अगर हम शुरू कर दें तो उससे क्या होगा? नहीं, वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन विनीत, और ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि घर और स्कूल में तो बच्चे सेफ ही है। पर जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं और हम डायरेक्टली भी बहुत सारे मोहल्लों में बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा बच्चों के साथ काम करते हैं, तो जब हम बच्चों से ये पूछते हैं और हम उनसे एक एक्टिविटी करवाते हैं कि आप एक कागज़ लीजिए और उसके 2 भाग बनाइए और उसमें एक तरफ लिखिए आपको कहाँ सुरक्षित लगता है और दूसरी तरफ कि आपको कहाँ असुरक्षित लगता है, और इन दोनों शब्दों का मतलब हम उन्हें पहले समझा देते हैं। तो बच्चे बहुत ऑनेस्टली ये बता पाते हैं कि उनको कहाँ डर लगता है। शुरू-शुरू में हाँ, बच्चे कहेंगे कि भई मुझे भूत से डर लगता है या मुझे राक्षस से डर लगता है। पर जब हम उन्हें समझाते हैं कि निजी सुरक्षा का मतलब क्या है, तो धीरे-धीरे वो इन चीज़ों को भी एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो कई बार एक्टिविटी में बच्चों ने बहुत क्लियरली अपने मोहल्ले के कुछ स्पेसेस को लिखा है जहाँ उन्हें असुरक्षित लगता है। जैसे उस दुकान के पीछे वाली गली में मुझे असुरक्षित लगता है, या स्कूल के उस कोने में, प्लेग्राउंड के उस कोने में मुझे असुरक्षित लगता है। सुरक्षित की हम बात करें तो हाँ, कई बच्चे कहते हैं कि हमें घर में सुरक्षित लगता है, पर कई बच्चे घर के एक स्पेसिफिक स्पेस को भी आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं। तो जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे सिर्फ़ बाथरूम में सेफ़ लगता है, या मुझे सिर्फ़ छत पे जाकर बैठने से मैं जब अकेले वहाँ बैठता हूँ या बैठती हूँ तभी मुझे सेफ़ लगता है। तो ये जिन स्पेसेस को हम सेफ़ समझते हैं, ये सबके लिए सेफ़ नहीं होते। लेकिन इसको सच्चाई से बता पाना, ये भी शायद हमारे पास इतनी भी शायद आज़ादी नहीं है कि हम इसको बता पाएँ। अडल्ट्स कई बार हमसे ये सवाल ही नहीं पूछते हैं कि भई आपको सुरक्षित लगता है या कहाँ असुरक्षित लगता है। तो जब हम पेरेंट्स और टीचर्स के साथ काम करते हैं, हम उनको ये होमवर्क ज़रूर देते हैं कि आज आप घर जाकर अपने घर में जो बच्चे हैं या क्लास में जो बच्चे हैं, उनसे ये पूछिए कि उन्हें कहाँ सुरक्षित लगता है और कहाँ नहीं। और कई बार जो जवाब आते हैं, वो हमें ही चौंका देते हैं कि अच्छा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे बच्चे को जो 8-10 साल का है या उससे बड़ा है, उनको ये समझ भी है कि वो असुरक्षित है। पर बच्चे ये समझ जाते हैं, जहाँ वो हैं, शायद शब्द उनके अलग हो, शायद वो सेफ, अनसेफ या सुरक्षित, असुरक्षित ना कहें। वो कहेंगे मुझे अजीब लगता है, या मुझे वहाँ ठीक नहीं लगता, या मुझे असहज लगता है, मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तो उनके शब्द शायद आसान हो या सिंपल हो, पर फीलिंग उनको समझ आ जाती है कि भई यहाँ मेरे ऊपर कोई खतरा है, यहाँ मैं अनसेफ हूँ, यहाँ मैं असुरक्षित हूँ। मैम, आप सेफ्टी की बात कर रहे थे। मेरे को ये पूछना था कि ये एक्सपीरियंस ऑफ, क्योंकि सेफ वर्ड हम एसोसिएट करते हैं कि जहाँ पर कोई फिजिकल खतरा, जैसे आपने बोला, ना हो। बहुत लोग जो देख रहे होंगे वो भी यही सोचेंगे कि सेफ्टी से आपका क्या मतलब है। तो अगर आप पहले उस फीलिंग को डिस्क्राइब कर पाए कि सेफ फील करना कैसे होता है। ओके, सो आपको जब सेफ फील होता है तो आपको कैसा एहसास होता है? मुझे शायद ऐसा लगता है कि मोस्टली जब कोई मेरे को देख नहीं रहा है, मतलब क्राउड में अनसेफ लग सकता है। ओके। और जब मैं अपने मन की बात शायद बोल पाऊँ और कोई जज नहीं करेगा, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं बता पाऊँ। एक्सीलेंट, थैंक यू। आप लोगों को सेफ फील होता है तो क्या महसूस होता है? सेफ तब फील होता है जैसे कि कोई जज ना करे, कोई मतलब कि आप अच्छे से, मतलब कि अपना पूरा एक्सप्रेशन से आप बता सको। तो सेफ इस समय फील होता है जब हम कुछ बात कर रहे हो तो वो मतलब कुछ मतलब हमारी मजाक में उड़ाने लगे इस बात पे कि हाँ ये ऐसा ऐसा बोल रहा है, इस बात पे बिल्कुल। तो
कई बार क्लासरूम्स में भी हमें सेफ नहीं लगता, क्योंकि हमें डर लगता है कि भाई ये सवाल पूछ लिया तो टीचर क्या समझेंगे या फ्रेंड्स क्या समझेंगे। एक और चीज़ जिस पर शायद सोचना ज़रूरी है कि हम अपनी गलती को क्या लोगों के सामने रख पाते हैं, कि भाई मेरे से ये गलती हो गई, मुझे शर्म महसूस हो रही है, क्या मैं वो भी एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। सेकेंडली, मुझे मदद जब चाहिए, आपने जैसे कहा कि क्या मैं मदद मांग सकता हूँ या सकती हूँ उस स्पेस में। और जब हम बच्चों के साथ या यंग अडल्ट्स के साथ भी काम करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपके पास कोई एक जगह है जहाँ आप अपने सुरक्षा की बात कर सकते हैं। तो शुरू में सब कहते हैं हाँ हाँ घर पे कर सकते हैं, दोस्त हैं, पर फिर जब मैं पूछती हूँ अगर मदद चाहिए हो तो क्या आप उनसे मांग सकोगे, तो नंबर कम हो जाता है। बिकॉज शायद हमारे पास ऐसी जगहें कम हैं जहाँ हमने कुछ गलती की है या नहीं की है, या कुछ खतरा आ रहा है, कुछ हमें नुकसान का डर है, उस समय हम मदद ना मांग सके, तो वो स्पेसेस शायद पूरी तरह से हमारे लिए सेफ नहीं है। तो जिस जगह में हम रिस्पेक्टेड फील करें, हमें सम्मान मिले, हमारी बात की कोई इम्पोर्टेंस हो, हमें जज ना किया जाए, ऐसी स्पेसेस को हम शायद पूरी तरह से सेफ अपने लिए समझ सकते हैं। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ये घर का एक सदस्य हो सकता है या कोई एक दोस्त हो सकता है, कभी कभी एक टीचर या मेंटर ट्रेनर, जहाँ आप सीखने जाते हैं वहाँ कोई आपके टीचर ट्रेनर है जिनके साथ आपको उतना भरोसा लगता है कि भाई ये मेरी बात सुनेंगे और मदद करेंगे। तो कोई एक इंसान भी ऐसा हो तो शायद आप बहुत लकी हैं। कोई ऐसी जगह हो, जैसे मुझे लगता है आपका ये स्टूडियो शायद आप में से कई लोगों के लिए एक सेफ जगह हो, आपको लगता है आप यहाँ आके सीख भी सकते हैं, गलती हो तो भी ठीक है, दोबारा से रीटेक हो सकता है यहाँ पर, तो ये शायद एक सेफ स्पेस हो सकता है। पर बहुत सारे लोगों के पास ऐसी स्पेसेस आज भी नहीं है। तो आप अपने काम के बारे में बता रहे थे, आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकें कि मुल्ता फाउंडेशन के साथ आप कैसे ये सेफ स्पेसेस क्रिएट करते हैं, और ऑल्सो अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरीज या एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे हमें समझ आए कि जब बच्चों के लिए सेफ स्पेस बनती है तो उससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। तो मुदिता फाउंडेशन की जब शुरुआत हुई थी, हम 3 लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, और हम तीनों ने ही बच्चों के साथ काफ़ी काम किया है, बाल सुरक्षा के मुद्दे पे काम किया है, महिलाओं के साथ काम किया है, और हमने देखा कि बहुत लोग काम कर रहे हैं, पर हमें अभी भी ये लग रहा था कि इन मुद्दों के लिए ऐसी जगहें नहीं है जहाँ सब लोग इस पर बात कर सके। जिसके साथ कुछ हुआ है, जिसने कुछ ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है, शोषण एक्सपीरियंस किया है, उनके लिए ऐसी जगहें शायद बन जाती है, पर ना हो या होने से पहले हम इसकी बात कर सके, ये हमें लगता है अभी भी नहीं होता है। तो मुदिता को शुरू करने का एक मकसद ये भी था कि हम ऐसे स्पेसेस क्रिएट करें जहाँ सब लोग इन मुद्दों पर बात कर सके, और इससे शायद सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी बने कि भाई सुरक्षा सबका अधिकार है और सबकी जिम्मेदारी भी है। तो जब हम बात करेंगे तभी हम इस प्रॉब्लम की सल्यूशंस एक साथ ढूंढ सकेंगे। तो हमारा पहला प्रोग्राम है पहल, जिसमें हम जागरूकता के सेशंस लेते हैं, अवेयरनेस सेशंस लेते हैं। तो पहल सेशंस में नॉर्मली 1 या 2 घंटे की बातचीत होती है, और उतने से समय में भी हम देखते हैं कि ये स्पेस मिलने पर लोग कितना खुलकर बोल पाते हैं। तो कई बार जब हम अडल्ट्स के साथ काम करते हैं, जैसे पेरेंट्स या टीचर्स के साथ, शुरू का आधा घंटा 20 मिनट, कभी कभी उससे भी लंबा, वो अपने ही अनुभव हमारे सामने रखते हैं कि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, और इसमें कभी कभी शारीरिक हिंसा की बात हो सकती है, या कि मुझे मार पड़ती थी, या यौन शोषण की बात हो सकती है, या किसी और तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात होती है। और कई बार ये अनुभव ऐसे होते हैं जो इन्होंने पहले कभी किसी से नहीं बताए, या उनके परिवार में किसी को नहीं पता है, केवल एक दोस्त को मालूम है। 2 घंटे के सेशन में भी हम देखते हैं कि ये स्पेस जब क्रिएट हो जाए तो लोग खुलकर अपने अनुभव किस तरह से रख पाते हैं। बच्चों के साथ हम आर्ट एक्टिविटीज़, कहानियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके एंड में भी कई बार वो अपनी बात रख पाते हैं या सवाल उठा पाते हैं कि अच्छा, अगर कोई मुझे अपने फ़ोन पर इस तरह का वीडियो दिखाए तो क्या वो सही है, जो सवाल शायद वो अपने घर पे किसी से नहीं पूछ पा रहे हैं। कई बार यंग अडल्ट्स जिनके साथ हम काम करते हैं, वो इन स्पेसेस में हमसे पूछते हैं कि अच्छा, क्या ना बोलना मेरा अधिकार है, क्या सहमति ना देना, खासकर एक निजी रिश्ते में या बहुत अच्छे दोस्त को भी क्या हम ना बोल सकते हैं।
तो 1-2 घंटे के स्पेस में भी हमने देखा है कि लोगों को इतनी हिम्मत मिल जाती है कि वो उनके साथ कुछ हुआ हो या उनके आसपास कुछ अगर शोषण हो रहा हो, खतरा हो, तो उसको एटलीस्ट पहचान पाते हैं और उसको हमारे सामने रख पाते हैं। कई टीचर्स ने अपने लिए अब चीज़ें मांगना शुरू किया कि नहीं, मुझे और पढ़ना है, मुझे शादी 3 साल बाद करनी है, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब वो ना बोल सकते हैं, कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। एक टीचर जिनके पेरेंट उनको काम करने नहीं आने देना चाह रहे थे, उन पर पाबंदी लगा रहे थे, 2-3 दिन तो वो समझ नहीं पाए कि मैं कैसे इसको टैकल करूं। फिर उन्होंने अपने एक्सटेंडेड फैमिली को बुलाया, तो मामा वगैरह को बुलाया कि आप बात करिए, बोलिए कि भाई मेरा पढ़ना, मेरा काम करना ज़रूरी है। तो अपने लिए आवाज़ उठा पाना, अपने लिए डिसीजन ले पाना, ये एक पहला चेंज होता है जो हम बहुत सारे लोगों में देखते हैं। एक टीचर ने मुझे याद है, मुझे कहा था कि इससे मेरे साथ बचपन में जो हुआ, मैंने आज तक इसकी बात किसी को नहीं बताई, आज मैं अपनी बेटी को ये बता पा रही हूँ ताकि उसके साथ ऐसा ना हो। बॉम्बे में हमारा भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, साथ ही रूरल हरियाणा में हमने 2-3 साल तक बच्चों के साथ गांव में काम किया है। वहाँ भी हमने देखा है कि 14-15 साल के लड़के लड़कियाँ अब अपने आसपास जो गलत हो रहा है उसको पहचानने लगते हैं और धीरे धीरे इन मुद्दों को दूसरों के सामने ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हरियाणा के गाँव में जैसे पहली बार उन्होंने पपेट्स का, कठपुतलियों का इस्तेमाल करके एक नाटक लिखा और चौपाल पे नाटक हुआ कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए या घरेलू हिंसा गलत है। अब गांव में सब लोगों के सामने खड़े होकर ये कहना ये आसान नहीं है और हो सकता है बहुत लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंची हो, बिना माइक के ये पहली बार कर रहे थे, तो परफेक्ट तो शो बिल्कुल नहीं था, पर बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, हम अपनी बात अब आगे रख सकते हैं। फिर उसी ग्रुप के कुछ लड़कियों ने कहानी को अपने हिसाब से बदला और अपने स्कूल के प्रिंसिपल को जाके कहा कि हमको स्कूल में ये नाटक करना है। तो खुद पपेट बनाए, खुद प्रैक्टिस किया, उनको और किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस उनमें आ गया था कि हम इन मुद्दों को अब आगे ले जा सकते हैं। इसी तरह दूसरे गांव में कुछ लड़कों ने नाटक लिखा कि बाल यौन शोषण लड़कों के साथ भी हो सकता है और नहीं होना चाहिए, और ये भी उन्होंने पब्लिक प्लेस में जाकर परफॉर्म किया। अभी दिसंबर में बॉम्बे में भी हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा ही हुआ, नाटक लिखे गए जिसमें कि बाल यौन शोषण, दंड के रूप में मार पड़ना, बच्चों को घर में आए दिन जो मार पड़ती रहती है क्योंकि वो गलतियां कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने नाटक लिखा है। बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो सारे मुद्दे हम आसपास देखते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि गलत है, पर क्या करना है समझ में नहीं आता। तो ऐसे स्पेसेस जब क्रिएट हो जाए, जब बच्चों को ये फ्रीडम मिले और ये वोकैबुलरी या शब्द मिले जिनसे कि वो इन गलत चीज़ों को पहचान सके, इनको सही नाम दे सके, तब उनमें एक हिम्मत आती है कि हाँ, हम अब आवाज़ भी उठा सकते हैं, अपने लिए ही नहीं, अपने मोहल्ले के लिए भी उठा सकते हैं। मैम, तो व्हाट आई गेट इसमें से कि बहुत सारी चीज़ें अल्टीमेटली इस चीज़ पर आ जाती हैं कि आप अपने मन की बात शेयर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और इस शेयरिंग में आई थिंक बहुत लाइक बच्चों और एडोलेसेंट्स के पार्ट का सबसे लाइक लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम उनके पेरेंट्स या टीचर्स के साथ गुजरता है। करेक्ट। और पेरेंट्स और टीचर्स का ये है कि वो एक अलग जनरेशन से, और वो हमारे साथ वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे उनके साथ पहले बिहेव किया गया है कि हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, वो बड़े हैं, वो जो कह रहे हैं सही है, मार भी रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, हमको मतलब रिस्पेक्ट करनी है और बस। बट इसकी वजह से ये जो डायनामिक क्रिएट हो जाता है, आई थिंक ये जो शेयरिंग की आप जो स्पेस की बात कर रहे हैं, उसका स्पेस क्रिएट हो ही नहीं पाता, वो माहौल नहीं बन पाता घर या स्कूल में। तो इस चीज को आप कैसे टैकल करते हो जब आप जाके बात करते हो अलग अलग कम्युनिटी से? आई थिंक आपने बहुत करेक्टली आइडेंटिफाई किया है कि रिस्पेक्ट के नाम पे हम सबको बहुत कुछ एक्सेप्ट करना पड़ जाता है, राइट। और बच्चों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि भाई बड़ों के सामने जवाब नहीं देना, उल्टा सवाल नहीं पूछना, जो वो करे वो सही है। हम जब पेरेंट्स और टीचर्स के साथ काम करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपको लगता है बच्चों को हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए? तो सब हमारे सामने तो यही कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चों को ये फ्रीडम होनी चाहिए। तो मैं फिर पूछती हूँ कि फिर आप बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या सीख देते हो? तो फिर थोड़ा धीरे धीरे आवाज़ आती है कि हाँ, कि हमेशा बड़ों की बात मानो, कभी उल्टा जवाब मत दो। पर इसमें एक रिस्क जो आ जाता है कि बच्चों के साथ शोषण करने वाले लोग
नॉर्मली वही होते हैं जो बच्चे के संदर्भ में कहीं ना कहीं एक पावर डायनामिक में है, राइट, जिनके हाथ में बच्चों के को कंट्रोल करने की क्षमता है। तो किसी तरह से वो ज़्यादा सत्ता उनके हाथ में है, या बड़े हैं, या वो बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी उनके साथ है। तो इस डायनामिक में जब बच्चे को ये सिखाया जाए कि भाई उल्टा जवाब ना दो, ठीक है, ये घर में जो है शायद उन पे वो पूरी तरह भरोसा कर सके, पर बच्चा यही सीख रहा है कि कोई भी बड़ा मेरे साथ कुछ भी करे वो सही है। और इससे हम बच्चों को ही ज़्यादा खतरे में डाल रहे हैं कि भाई जो रिश्तेदार है, जो टीचर है, जो घर में भी लोग हैं, ना बोल पाना हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं। तो पहला रिस्क तो इसमें यह है कि बच्चों के ऊपर खतरा बढ़ जाता है किसी भी तरह के शोषण का। ये मानसिक शोषण हो सकता है कि बच्चा कंट्रोल हो जाए, मैनिपुलेट हो जाए और फिर उससे कुछ गलत काम करवाया जाए। और दूसरा, यौन शोषण का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आंकड़े भी हमें ये कहते हैं कि यौन शोषण सबसे ज़्यादा जान पहचान के लोग या भरोसे के लोग ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीख बदलनी है, बच्चों को ये कहना है कि हाँ, अगर कोई जान पहचान का भी आपको असहज या असुरक्षित महसूस कराए तो ना बोलो और अपने किसी भरोसेमंद बड़े को आकर बताओ। अब वो भरोसेमंद बड़ा कोई भी हो सकता है। वो बहुत बार मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा उस जेनरेशन ने यही देखा है, और शायद इसलिए वो जानते नहीं हैं कि बच्चों के साथ और किस तरीके से रिलेट किया जा सकता है। तो कई बार जब पेरेंट्स के साथ हम काम करते हैं, वो पूछते हैं क्या करें हम अगर बच्चा ना सुने, या कैसे सिखाएं उनको। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को भी अगर सही टिप्स मिले या सही तरीके बताए जाएं तो वो भी बदलने को शायद तैयार है। हाँ, कुछ लोगों को शायद बदलने में वक्त ज़्यादा लगेगा, पर कहीं ना कहीं हर पेरेंट अपने बच्चे की सुरक्षा और अपने बच्चे की सफलता ही चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा लाइफ में बुरा करे या उनके साथ कुछ नुकसान हो, पर शायद समझ उनकी जो है सुरक्षा की, सफलता की, ये उनके अनुभवों पर निर्भर है या उनके पास जो जानकारी नहीं है इस पर बेस्ड है। तो जब जानकारी मिलती है तो थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स सोचने लगते हैं। जब लंबे समय तक उनके साथ काम हो, जब उनको भी ऐसा सपोर्ट मिले किसी टीचर का, किसी संस्था का, तो शायद वो भी नए तरीके सीख सकते हैं। पर बहुत ज़रूरी है कि घर में और क्लास में बच्चों को ऐसा माहौल मिले जहाँ वो बिना डर के अपनी गलतियों को भी किसी के सामने रख सके और मदद मांग सके। क्योंकि जब ये नहीं मिलता है तो गलती होने पर या खतरे में होने पर या किसी प्रॉब्लम में होने पर वो बच्चे कहीं और जाकर सल्यूशन ढूंढते हैं। कई बार ये उनके फ्रेंड्स होते हैं जिनको भी शायद मालूम नहीं कि हेल्प कहाँ से मिलेगी, या कई बार ऑनलाइन स्पेसेस होते हैं। और आजकल के पेरेंट्स की कॉमन कंप्लेंट है कि भाई बच्चे तो फ़ोन पे ही सारा टाइम लगे रहते हैं। अब क्यों लगे रहते हैं ये भी समझना ज़रूरी है। बच्चों को ऑनलाइन ऐसे स्पेसेस मिलते हैं जहाँ उन्हें कोई जज नहीं कर रहा है, उनकी बात को इम्पोर्टेंस मिल रही है, उनके दोस्त बन रहे हैं वहाँ पर, उनकी तारीफ़ हो रही है, उनको कोई बहुत अच्छी चीज़ें कह रहा है, तो उनको वहाँ पर वो कनेक्शन मिल रहा है, इसीलिए वो ऐसे स्पेसेस में ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। पर इसकी वजह से खतरा भी बढ़ रहा है उन पर, क्योंकि ऑनलाइन ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सामने जो खुद को दिखाए वो वैसे नहीं हैं। ये शोषण करने वाले लोग हैं या जो फ़ायदा उठाएंगे ऐसे लोग हैं, और वो ऐसे ही इमोशनल, जिनको हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं, यानी एक जो शोषण होने की संभावना जब बढ़ जाती है, ऐसे सिचुएशंस में जब बच्चे हों और अपने मन की बात ऑनलाइन रखें तो उनका फ़ायदा उठाने वाले लोग भी ऐसे मौक़ों के तलाश में बैठे रहते हैं। तो बड़ों को बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में ये सोचना कि क्या हम एक भरोसेमंद रिश्ता, एक सच्चाई पर बेस्ड रिश्ता, एक रिस्पेक्ट पर बेस्ड रिश्ता बना पाते हैं, ताकि हमारे आसपास जो बच्चे हैं, जो यंग पीपल हैं, उन्हें अगर ज़रूरत हो तो वो बेझिझक हमारे पास आकर मदद मांग सके और अपने मन की बात कह सके। मैम, अब आपने ऑनलाइन एडिक्शन की बात की। मैं पर्सनली आपकी बात सुन के सोच रही थी कि जब मैं भी 10th 11th 12th या टीनेज में थी, तो एक पीरियड आता है आपकी लाइफ में जिसमें आप विड्रॉ कर जाते हो। मतलब विड्रॉ वाला, आपको ना किसी से बात करने का मन करता है ना घर पे, क्योंकि फॉर सम रीजन आपको ऐसे लगता है कि कोई और आपको समझ नहीं रहा है। इसी टाइम पे बाय चांस मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम आया था इन्हीं ईयर्स में, और मैंने भी बहुत लोगों से बात करी है जो मेरे एक्चुअल में दोस्त नहीं है, बट फॉर सम रीजन वो कम्युनिटी स्पेस एक ऐसा बन जाता है जो आपके लिए सेफ हो जाता है। तो अगर हम ऑनलाइन की उसकी बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें देयर आर आल्सो सेफ
यस ऑनलाइन स्पेसेस दैट कैन बी क्रिएटेड। तो वो जगहें जो इंटरनेट पे जहाँ पे लोग जाके अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर पाते हैं, चाहे वो सेक्सुअलिटी के रिलेटेड हो या जैसे भी वो एग्जिस्ट करना चाहते हैं, आपको एक अलग दुनिया मिल जाती है जहाँ पे आप वो बन सकते हो जो रियल लाइफ में नहीं है। जिस एज की आपने बात की, आई थिंक जो अडोलेसेंस या जिसको हम किशोर अवस्था कहते हैं, ये टाइम होता है अपनी पहचान को ढूंढने का और बनाने का, राइट? क्योंकि आप बच्चे थे अब तक और अब आप बड़े होने वाले हैं, तो ये बीच का जो समय है इसमें एक मैं कौन हूँ इस सवाल का जवाब सब लोग ढूंढ रहे होते हैं। और जिनके पास वो शायद फिजिकल स्पेस या अपने आसपास स्कूल में या अगर आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी क्लब का हिस्सा है, कई बार ऐसे जगहों में भी हमें वो फ्रीडम मिलती है जहां हम अपनी बात रख सके, मैं कौन हूँ, ये अलग अलग चीज़ें करके एक्सप्लोर करके मैं ये समझना शुरू कर सकूँ। पर जिनको ऐसी स्पेसेस नहीं मिलती, you're राइट, बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पर कई बार क्योंकि मेरी पहचान कोई जानता नहीं है तो मैं खुलकर वहाँ कुछ भी बोलूँ, कुछ भी करूँ, कोई भी बनूँ, ये फ्रीडम मुझे वहाँ मिल जाती है। तो आई थिंक ज़रूरी है कि वो स्पेस सेफ है कि नहीं, ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है। वो किसने शुरू की है, वहाँ और कौन लोग हैं, क्या उन लोगों को क्या मैं अपनी कोई निजी जानकारी उनके साथ ऐसा शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसका कोई गलत फ़ायदा उठा सके, क्या मेरी पहचान वहाँ पर अनोनिमस है, या कोई उसके थ्रू मेरे तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। तो मुझे लगता है जो बच्चे, यंग पीपल ऐसे स्पेसेस में जाएं, उनको जितनी अवेयरनेस होगी खतरों की, तो वो खुद को फिर वहाँ पर सुरक्षित रख सकेंगे। हाँ, बड़ों को ये समझाना कि भाई ये ऐसे स्पेसेस भी है, आई थिंक की है कि बड़े और बच्चे कितना आपस में बात कर रहे हैं, और जितनी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होगी, जितने बात करने की स्पेस हम क्रिएट करेंगे, तो ही ये अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो कई बार पेरेंट्स जब हमसे पूछते हैं ना कि वो कितना फ़ोन पे वक्त बिता रहे हैं, हम मना करते हैं फिर भी नहीं सुनते, फ़ोन ले लिया है फिर भी वो कुछ करते हैं, तो केवल पाबंदी लगाने से हम बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल ही सेफ्टी उस बच्चे की कॉम्प्रोमाइज है तो ज़रूर एक्शन लीजिए, पर अदरवाइज अगर आप छोटी उम्र से ही बच्चे के साथ एक भरोसे का रिश्ता बना सके, जो भी वो बच्चा करे आकर बता सके, आप भी जो कर रहे हैं उस बच्चे को उसके उम्र के हिसाब से बताए, तब वो बड़े होने तक ऐसा रिश्ता बनेगा कि वो बच्चा जो अपने आप में भी कर रहा है आपसे छुपाएगा नहीं। प्राइवेसी थोड़ी बहुत एज के साथ साथ पेरेंट्स को भी बच्चों को अपनी एक जगह देना कि ठीक है कुछ चीज़ें तुम अब सीक्रेट रख रहे हो, पर एटलीस्ट किसी भरोसेमंद इंसान को बताओ। दोस्त भी ऐसे हो हमारे आसपास जो अगर देखे कि हम ऐसा कोई रिस्क बिहेवियर दिखा रहे हैं या अपने आप को किसी खतरे में डाल रहे हैं, तो अपने तक ना रखे पर किसी को बताए। मोस्टली जब आपके दोस्त किसी ऐसी चीज में होते हैं, चाहे ऐसा रिलेशनशिप हो या ऐसा कोई ऐसी जगह पे वो जा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं क्या ही बोल सकता हूँ, हाँ। इसकी अपनी लाइफ है, कितना ही आप कितना ही किसी की लाइफ में इंटरवीन कर सकते हो, बिल्कुल। पर फिर उसमें और वो भी आ जाता है कि आगे से भी वो इंसान आपको बोल सकता है कि तुम्हें क्या भाई, मेरी लाइफ है। तो इसमें ये आई थिंक बहुत ज्यादा वो भी लगता है कि यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। यस, एंड ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कई बार फ्रेंड हमें कहे भी कि भाई तुम्हें क्या, मेरी लाइफ है, तुम जल रहे हो इसीलिए तुम्हें लगता है कि मुझे इससे दोस्ती नहीं बढ़ानी चाहिए या यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मे बी उस समय में एक स्टेप बैक लेना, अगर आप किसी और से मदद मांग सके तो ज़रूर मांगे, नहीं तो एटलीस्ट जब वो दोस्त मुसीबत में पड़ के आए तब जज ना करे, तब ना बोले कि भाई बोला था ना तुमको, क्यों गए तुम, तब उस समय मदद करना, ये भी एक जिम्मेदार दोस्त की ड्यूटी है मेरे हिसाब से। तो हम दोस्ती की बात कर रहे हैं, आज हमारे साथ और भी दोस्त जुड़े हैं। आई वुड लाइक टू आस्क देम अगर उनके पास कोई क्वेश्चंस है मैम के लिए। तो मेरे पास आपका जो फाउंडेशन है, आपने वो नाम क्यों रखा? मुदिता। तो मुदिता शब्द का मतलब है दूसरों की खुशी में खुश होना। नॉर्मली हम देखते हैं कि हम अपनी खुशी के लिए तो सब कुछ करते ही हैं, दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, पर कहीं ना कहीं शायद थोड़ी सी एक ईर्ष्या होती है कि भाई ये मुझे क्यों नहीं मिला। पर ये नाम हमारी इंस्पिरेशन आई है उन लोगों से
जिनके साथ शोषण हुआ है उनकी जो मदद करते हैं, ऐसे बहुत संस्थाएं हैं, फील्ड वर्कर्स हैं, केस वर्कर्स हैं, समाज सेवा जो कर रहे हैं, जो इन विक्टिम्स और सर्वाइवर्स के लिए नौकरी से ज़्यादा एक जिम्मेदारी समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो हमें लगता है कि ये जिम्मेदारी अगर हम सब में बना सके कि भाई सब सुरक्षित होंगे तभी मुझे भी सुरक्षित महसूस हो, सबकी वेलबींग में, यानी सबको अच्छा लगे, सबको सुरक्षित लगे, सब खुश रहे, तभी हम ये समाज खुश रह पाएगा। इस फीलिंग को हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने ये नाम रखा। तो मैम मेरा भी एक सवाल था, जैसे जरूर। कि आपने बोला था कि ऑनलाइन बच्चों का जो फ्रेंड्स बनाते हैं वो सेफ है, पर मेरे मेरे पर्पज से तो वो सेफ भी है अनसेफ भी है, बिल्कुल। क्योंकि कुछ चीज सेफ चीजें भी होती हैं और कुछ अनसेफ होती है। जैसे कि एक न्यूज आई थी कि एक बच्चा गेम खेलता था, वो मतलब छोटा ही था, बड़ा नहीं था, तो बच्चा गेम खेलता था, तो उसने 4 लाख रुपए कुछ गेम में लगा दिए। मतलब अकाउंट से लिंक था उसका गेम, तो उसने 4 लाख रुपए लगा दिए। फिर बाद में मैसेज आया तो पेरेंट्स ने बोला कि इतने पैसे कहाँ गए, तो उसने बोला मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो गेम खेल रहा था, कट गए। तो एक तरह से अनसेफ भी तो है ऑनलाइन। बिल्कुल सही। तो इनफैक्ट ऑनलाइन स्पेसेस मुझे लगता है ज़्यादातर अनसेफ होते हैं, क्योंकि कई बार हमें ही नहीं पता होता कि वो सेफ है या अनसेफ, ये समझे कैसे। आपने जो एग्जांपल दिया ये फ्रॉड का हम समझ सकते हैं कि किसी के अकाउंट से पैसे चुराए गए। बच्चों पे जो खतरा है ये फ्रॉड ज़्यादा बड़ों के ऊपर होता है, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट कई बार रिलेटेड होते हैं। बच्चों के ऊपर ऑनलाइन रिस्क होता है ग्रूमिंग का। ग्रूमिंग एक इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इसका मतलब है कि कोई आपके साथ एक भरोसे का रिश्ता बनाए और इतनी गहरी दोस्ती बना ले कि उसके बाद आप और किसी से अपना रिश्ता ना माने, या केवल इस एक इंसान के पूरी तरह से आप उनके इन्फ्लुएंस में आ जाए, वो जो कहे आपको सही लगे। ऐसा करने पर कई बार लोग बच्चों से फिर उनको भगा के ले जाना, उनसे कोई गलत काम करवाना, उनसे निजी जानकारी निकलवाना, ये रिस्क आजकल बहुत बढ़ गया है। इनफैक्ट बाहर के देशों में जहाँ पर बहुत ट्रैकिंग करते हैं वो कि सोशल मीडिया कौन यूज़ कर रहा है कैसे, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पर उन्होंने एक जैसे स्टिंग ऑपरेशन होता है ना, एक फॉल्स प्रोफाइल बनाया है एक 11 साल की लड़की का शायद इंस्टाग्राम पे, और जैसे ही वो अकाउंट बना कुछ 1-2 सेकंड में ऐसे लोगों के मैसेज आने लगे जो जाहिर सी बात है कि उम्र में बड़े थे और वो यौन संबंधी मांग कर रहे थे या अश्लील कमेंट भेज रहे थे कुछ सेकंड्स में। तो इसका मतलब ऐसे लोग ऑनलाइन वेट कर रहे होते हैं कि कोई बच्चा या बच्ची अपना अकाउंट खोले, कुछ एक चीज़ पोस्ट करे और वो एक हाय हेलो और उससे वो दोस्ती बनाने की कोशिश करे। गेमिंग साइट्स पे भी ये बहुत कॉमन है, जहाँ चैट रूम्स होते हैं खासकर गेमिंग साइट्स में, तो किसी ने गेम के बहाने आपको अरे आज गेम बहुत अच्छा था और अपना नाम बताया। और ज़्यादातर ये लोग उम्र में बड़े होते हैं पर खुद को आपके ही उम्र का बच्चा या बच्ची बताएंगे और धीरे धीरे बात करेंगे। इस रिश्ते के द्वारा कई बार एक प्यार का रिश्ता, एक शादी का वादा या एक सपने पूरा करने का वादा, या अच्छा घर में तो आपको कोई समझता ही नहीं है, मेरे साथ आ जाओ, हम फिर लाइफ अच्छे से बिताएंगे, या तुम्हें एक्टर बनना है या तुम्हें डांसर बनना है, मैं तुम्हारे सपने पूरा करने में मदद करूं। तो इस तरह से जो एक रिश्ता कोई बना ले ऑनलाइन, तो वो बच्चा बहुत खतरे में है। और जैसा हमने अभी कहा कि कई बार ऐसे स्पेसेस रियल लाइफ में हमें नहीं मिलते, तो कोई हमें ये अंडरस्टैंडिंग दिखाए, ये अप्रिसिएशन दिखाए, ये प्यार दिखाए, तो कोई भी बच्चा उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ये रिस्क आजकल बहुत बढ़ गया है। मेरा एक और था, जैसे कि आपने बोला कि पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है बच्चों के लिए वो कैसे अंडरस्टैंड, क्योंकि जैसे कि अगर बच्चा एक भरोसे लायक होगा तो फिर पेरेंट्स अपने आप समझेंगे, पर कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन पे भरोसा कैसे किया जाए, तो फिर पेरेंट्स का बिहेवियर उसी तरह सोचता है। तो क्यों नहीं किया जा सकता बच्चों पे भरोसा? ऐसा क्या कर लेते हैं वो? उनका जो सर्कल है, ओके वो उसकी तरह सोचते हो कि ये भी कर रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं। ओके तो अनफॉर्चुनेटली ये वाली प्रॉब्लम्स ना जब तक निकल कर आती हैं या दिखती हैं, तो ऑलरेडी उस पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप में बहुत सारे गैप्स आ चुके हैं, राइट। 14-15 साल का लड़का है या लड़की है, उनके जो दोस्त है या वो स्कूल बंक कर रहे हैं, या शायद वो सिगरेट पीते हैं, या वो मोहल्ले के कोनों पे
एक साथ रात तक बैठे रहते हैं, तो पेरेंट्स को भी फिर लगता है कि भाई बुरी संगति में है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और ये बच्चे भी फिर उल्टा जवाब देते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है ऑलरेडी रिलेशनशिप बहुत बिगड़ चुकी है। बचपन में अगर हम कोशिश करें कि एक भरोसे का रिश्ता, बच्चों पर भी भरोसा रखें, हाँ गलती करने पर डांटना बहुत ज़रूरी है। भरोसे का ये मतलब नहीं कि भाई बच्चा कुछ भी कर ले और हम उसको सही माने, क्योंकि तब हम उस बच्चे पर और खतरा बनने देंगे। तो बच्चों को सही गलत की समझ बनाना, ये गलत क्यों है ये बताना, ये ज़रूरी है। पेरेंट्स को कई बार क्या लगता है, गलत है ना, नहीं करना, बस सवाल मत पूछो आगे। पर बच्चे जानना चाहते हैं भाई क्यों गलत है, मुझे मज़ा आ रहा है ये करने में, सारे दोस्त कर रहे हैं, मुझे क्यों रोक रहे हो आप। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सवाल जवाब कर पाना, क्यों मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। पेरेंट अगर अपने डर बच्चे के सामने रखे कि भाई मुझे डर है, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, बच्चा भी फिर कहे कि ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लड़की है जो कह रही है मुझे ये क्लास ज्वाइन करना है, और पेरेंट कहेंगे कि नहीं तुम इतनी लेट अकेले नहीं आ सकती हो, अब मैंने बोल दिया नहीं जाओगी क्लास में, मतलब नहीं जाओगी। तो इससे लड़की के मन में क्या आएगा, बिल्कुल गुस्सा हो जाएगी, झूठ बोल के शायद जाने की कोशिश करेगी। पर पेरेंट का डर कहीं ना कहीं शायद सही है कि अकेले आना वहाँ से मुश्किल है, तुम्हारे ऊपर खतरा बन सकता है। तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढा जा सकता है इसमें, कुछ हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़? मेरे हिसाब से पेरेंट्स अगर अंडरस्टैंडिंग हो पहले से, तो फिर बच्चा अपने आप ही एक कंफर्ट आ जाता है। और मेरे केस में ऐसा ही है, मतलब कि मेरे पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर मैं भी शेयर कर सकती हूँ बिना झिझक के। तो फिर अगर वो हो तो फिर बहुत अच्छा है। एब्सोल्युटली। और ये जो डर है कि भाई अकेले कैसे आओगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, मे बी इसके सल्यूशंस एक साथ ढूंढे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अच्छा आपके क्लास का टाइम क्या है, तो वहाँ से निकलते टाइम आप एक घर पे मैसेज भेज दो। कई बार कोई बोलते हैं घर में कि चलो मैं वापसी पे तुम्हें ले आऊँगा, जाओगे तुम अपने आप वापसी पे अकेले मत आना, या 2-3 लोग एक साथ इस मोहल्ले से जा रहे हो। तो ये तरीके हैं फिर कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढने के, कि पेरेंट्स की जो चिंता है वो भी हम समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल जो माहौल उन्हें भी दिख रहा है, उनका डर ही है ना कि भाई हमारा बच्चा या बच्ची सेफ रहे, उनको कोई नुकसान ना हो। और इस वजह से उन्हें लगता है हम उन्हें बंद करके रखें, हम उनको अपनी निगरानी में रखें ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। पर ऐसा हो नहीं सकता। बच्चों को फ्रीडम जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी सफलता की ओर नहीं जा पाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो डायलॉग है, जैसा आपने कहा आप अपने पेरेंट को बता पाते हो कि भाई मुझे ये करना है, आपको भी थोड़ा शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ मैं निकलते टाइम बता दूंगी, मैं लोकेशन शेयर कर दूंगी अपना, या फिर मैं इनके साथ आ रही हूँ और कोई आपको शायद लेने के लिए वहाँ रुके। तो इस तरह से वो भरोसा बनता जाएगा। अब किसी दिन मान लो आप लेट हो गए, या आप क्लास के बाद दोस्तों के साथ बाहर चले गए और आपने घर पे बताया नहीं, तो थोड़ा सा भरोसा हिल जाएगा, है ना, कह रहे कहाँ चली गई आज, बताया नहीं, उनको फिक्र होने लगेगी। तो ऐसे मौक़ों पे फिर इन्फॉर्मेशन देना, पेरेंट्स को भी लगना कि नहीं रोज़ तो बता देती है, अभी आ ही जाएगा मैसेज, शायद क्लास लंबा, तो वो भी ज़्यादा ना घबराए, पर एक भरोसा रखे कि हाँ कोई रियल सिचुएशन ही होगा। तो मुझे लगता है ये एक रोज़ ये गिव एंड टेक करना पड़ता है। ये खाली आज बन गया हमारा रिश्ता परफेक्ट हो गया ऐसे तो नहीं होगा। ये रिश्ता, और हर रिश्ते में ऐसा ही होता है, राइट। आप फ्रेंडशिप में भी ऐसा करोगे, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी ये रोज़ का एक हम डायलॉग करते रहें, ऑनेस्टली कर पाए, अपनी बात रख सके, मदद मांग सके, तब शायद ये जाकर सॉलिड फाउंडेशन पे, यानी एक भरोसे के फाउंडेशन पे बनेगा। तो आप कुछ पूछना चाह रहे थे? तो मैम मैं बोलना चाह रहा था कि जैसे आपने बोला था कि सेफ स्पेस क्या होता है, तो मेरे लिए तो शायद एनजीओ, जितने भी एनजीओ हैं वो एक सेफ स्पेस है। वेरी नाइस। क्योंकि मैं भी एक एनजीओ में जुड़ा हूँ, मतलब काम करता हूँ, तो उसमें मैं बिना कोई हिचकिचाहट के, मतलब कोई बड़ा है तो लगता है कि इससे कैसे बोलूँ, वो बात कैसे रखूँ अपनी, तो मैं उनसे भी बोल पाता हूँ। जैसे मेरे से बड़े भैया हैं और भी हैं, तो मैं अगर मेरे को अपनी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी शेयर करना चाहता हूँ तो मैं उनके साथ शेयर कर देता हूँ, तो वो उसको सोल्यूशन भी बताते हैं, तो इससे मेरे को हेल्प मिलती है। तो बहुत अच्छा है जो। वेरी नाइस। आप बहुत लकी है कि आपके पास ऐसे स्पेसेस हैं, और मुझे लगता है जितनी भी संस्थाएं मोहल्लों में सेंटर्स खोल रहे हैं या कोई कोर्सेज रन करते हैं, कई बार इन स्पेसेस में एक रिस्पेक्ट होती है कि आप बच्चे हैं या यूथ है, लेकिन फिर भी वहाँ आपसे सब लोग एक तरीके से बात कर रहे हैं, आपको शायद वहाँ पर छोटा नहीं समझा जा रहा है, आपको फ्रीडम मिल रही है, और इसलिए वो स्पेस आपको सेफ लग रही है। एंड आई थिंक ये जितनी भी संस्थाएं इस तरह का काम कर रही हैं उनको खुद को शाबाशी देनी चाहिए कि वो इतने सेफ स्पेसेस क्रिएट कर पा रहे हैं।
ऐसे स्पेसेस में भी इन संस्थाओं को कुछ चीज़ों का शायद ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमने ऑनलाइन रिस्क की बात की, तो जहाँ पर डिजिटल कोर्सेज हो रहे हैं वहाँ ऑनलाइन रिस्क की भी बात करना ज़रूरी है। बच्चे जो संस्था में आ रहे हैं उनकी हम तस्वीरें ले रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं, उसमें कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कुछ भी मटेरियल आज ऑनलाइन डाल दें इससे भी एक खतरा बढ़ जाता है। कई बार एनजीओज़ में और बहुत सारे लोग आते हैं विजिट करने, राइट? तो आपकी एनजीओ की जो टीम है वो तो बिल्कुल सेफ़ है, वो उनको पता है बच्चों से कैसे बात करना है, पर आपके कोई एक्सपर्ट आ रहे हैं, कोई डोनर आ रहे हैं, कोई विजिटर आ रहे हैं, उनसे भी सुरक्षा की बात करना, उनको भी एक गाइडलाइंस देना, ये भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। और अपने काम में हम जब पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, छोटी संस्थाएं हो, बड़ी हो, स्कूल्स हो, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि वो अपने स्पेस को हर तरीके से कैसे सेफ बना सके बच्चों के लिए, केवल व्यवहार में ही नहीं, पर जो पॉलिसीज़, रूल्स, जो गाइडलाइंस चाहिए उनको और मजबूत कैसे बनाएं ताकि हर बच्चे को वहाँ सेफ लगे और कोई खतरा हो तो भी वो मदद मांग सके और वो संस्था फिर उनकी मदद कर सके। एनजीओज़ की बात की तो मुझे एक चीज़ लगी कि एनजीओज़ की स्पेसेस सेफ इसलिए भी होती हैं बिकॉज उसमें बहुत कम्युनिकेशन और एक इंटेंशन भी ये होती है कि आप अच्छा करने के लिए आए हो और एवरी पर्सन इज़ रिस्पेक्टेड, कि हर इंसान में एक पोटेंशियल है। अब ये सेम चीज़ अगर एक ऐसे स्कूल में चले जाएं जहाँ पे कोई एनजीओ इंटरवेंशन नहीं है, तो उस स्कूल में वहाँ की टीचर्स और प्रिंसिपल्स अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि वहाँ पे बच्चों को एज अ बस कि पढ़ाना है, पढ़ा के भेज देना है, ऐसे मतलब देयर आर गाइडलाइंस टू फॉलो एंड रिस्पेक्टिंग, शेयरिंग, कम्युनिकेशन वो नहीं बनता प्रायोरिटी। तो आप स्कूल्स और क्लासरूम्स में जाके क्या इंटरवेंशन करती हैं जिससे कि इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ आ सके उन लोगों को जहाँ पे ये नॉर्मल नहीं है ये सब ऐसे बात कर पाना, ओपन हो पाना? तो आई थिंक स्कूल्स में भी हमने जब इंडिविजुअली आप टीचर्स से बात करो तो हर टीचर बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं और शायद इसलिए वो भी ये काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ है सिखाने को। दोनों जगह शायद अडल्ट्स इंटेंशन मोस्टली सही रहता है। आई थिंक कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम तब आती है जब अच्छा क्या है बच्चे के लिए इसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है, राइट? और ये कई बार एनजीओज़ में भी हमें देखने को मिलता है, कई बार स्कूल्स में भी। मेरे हिसाब से अच्छे का मतलब है कि ये क्लास चुपचाप बैठे और काम करे, क्योंकि मैंने वही देखा है। पर हर बच्चा चुपचाप बैठा हो और लिख रहा हो इसका ये मतलब नहीं वो सीख रहा है या वो खुश है या वो सुरक्षित है। तो मुझे लगता है अच्छे की डेफिनेशन को थोड़ा सा उनके साथ रिव्यू करना, रिफ्लेक्ट करना, या एक सुरक्षित क्लासरूम क्या हो सकता है, या बच्चे बेहतर कब सीखेंगे। तो कई बार हम ऐसे वर्कशॉप्स में डेटा का इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे को मारने या दंड देने से उनके ब्रेन पे क्या असर पड़ता है। हम सबको लगता है कि भाई गलती करो तो मारना ही चाहिए, तभी बच्चे सुधरते हैं। हम भी ऐसे ही सुधरे थे तो ये भी ऐसे ही सुधरेंगे, राइट? लेकिन रिसर्च भी ये कहता है कि लॉन्ग टर्म में बच्चे डर में रहे तो कहीं ना कहीं उनके ब्रेन पर इसका असर पड़ता है। उस डर की वजह से उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो इन चीज़ों के द्वारा कई बार टीचर्स को समझाना कि अप्रोच कैसे चेंज करे, डिसिप्लिन का क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, आप मैथ्स पढ़ाने आ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ाने आ रहे हैं, तो आपके पास शायद टाइम नहीं है कि आप हर बच्चे के मन की बात सुने, लेकिन क्या आप क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चेक इन एक्टिविटी कर सकते हैं, या खासकर छोटी क्लासेस में आप गेम्स का इस्तेमाल करें। चेक इन एक्टिविटी को अगर आप ओके, सो फॉर एग्जांपल आज अगर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे पूछती कि आज आपके मन का मौसम कैसा है। तो बाहर का मौसम तो हम देखते ही हैं कि भाई सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, पर मन का मौसम आज कैसा है। तो हम कह सकते हैं कि आज थोड़ा सा भारी है, या आज बिल्कुल ठीक है, आज ठंडी हवा चल रही है। तो एक तरीका हो गया अपने मन की बात रखने का। छोटे बच्चों के लिए कई बार इमोजीज़ का इस्तेमाल किया। आजकल इमोजीज़ सबके लिए बहुत कॉमन हो गए हैं, तो क्लास में ऐसे 4 इमोजीज़ को रखना और हर बच्चा आकर आपको बताया आज मुझे अभी कौन सा लग रहा है। और शायद 2 क्लास बाद दोबारा पूछना, क्योंकि हमारा मूड बदल सकता है। मैं आई जब घर से तो मेरे मन में क्या था, अब किसी टीचर ने डांट दिया तो क्या हो गया, किसी फ्रेंड ने बुली कर दिया तो क्या हो गया। तो टीचर्स जितनी बार बच्चों से ये पूछेंगे या बच्चों को ये मौका मिलेगा तो भी धीरे धीरे वो अपने मन की बात को सही शब्दों के साथ बता पाएंगे।
खासकर जो आर्ट्स पढ़ाते हैं, जैसे ड्राइंग की क्लासेस, म्यूज़िक की, थिएटर की, डांस की, इन स्पेसेस में कई बार इमोशंस को एक्सप्रेस करना ईजियर हो जाता है। कई स्कूल्स आजकल लाइफ स्किल्स की बात करते हैं या एक करिकुलम चलाते हैं वो जहाँ इमोशनल एक्सप्रेशन अलाउड हो, तो वो अलग से भी क्लासेस ज़रूरी हैं। और रोज़ की क्लासेस में भी हर टीचर बच्चों को के व्यवहार से पहचाने कि भाई ये बच्चा ठीक है या नहीं। तो हम अपनी ट्रेनिंग में टीचर्स को कई ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं जो अगर आपको एक बच्चे में बार बार दिखे तो ज़रूर समझे कि कुछ चिंता की बात है, उस बच्चे से बात ज़रूर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा रोज़ क्लास में आकर सो रहा है, तो नॉर्मली टीचर गुस्सा हो जाएंगे, भाई सो क्यों रहे हो तुम, बट क्या वजह है कि वो बच्चा घर पे नहीं सो पा रहा है। खाली 1-2 दिन हुई है तो शायद तबीयत ख़राब है, पर बार बार हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर ना करना, पता करना, बच्चे से बात करना, क्या घर में कुछ चेंज आया है, उसके रोज़ की रूटीन में कुछ बदला है क्या घर में कुछ प्रॉब्लम है। कभी कभी ये खतरे की निशानी हो सकती है, कभी कभी कुछ शोषण हो रहा हो जिसको ये बच्चे का शरीर इस तरह से प्रोसेस कर रहा हो, या कभी घर में कोई लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो गई है। तो क्या वजह है ये पता करना बहुत ज़रूरी है। केवल बच्चे ने ये कहा, ये किया, इसके लिए हमने डांट दिया, ये शायद रिएक्शन रखना गलत है। पर उस बच्चे ने ये किया या कहा, इसके पीछे की भावना क्या है या वजह क्या हो सकती है, वो पता करना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब अल्टीमेटली इट्स कि आप बच्चों को एक बॉक्स में ना डालो, और कि अगर ये शैतान बच्चा है, बिल्कुल, ये गुस्से वाला बच्चा है, हर चीज़ के पीछे का वाई हमको ट्राई करना चाहिए कि हम जान पाएँ कि वो ऐसा है क्यों, वो बदल भी सकता है। बिल्कुल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आई थिंक लेबल्स तो बिल्कुल भी हमें नहीं रखने चाहिए, या बदलते हुए लेबल्स होने चाहिए, क्योंकि आज मैं कुछ फील कर रही हूँ, कल शायद मैं कुछ और बनना चाहूँगी, राइट। और हमने पहले आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन की भी जब बात की है कि भाई मैं कौन हूँ। अब आज कोई बच्चा बोलेगा मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, कल वो बोल सकता है भाई मुझे क्रिकेटर बनना है, राइट। तो जिस तरह से ये बदलता है, तो फिर हम लेबल कैसे डालें, तो बच्चों का व्यवहार भी तो रोज़ बदलेगा और उनके आसपास जो हो रहा है उस वजह से बदलेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझना और उनके लिए एक ऐसा स्पेस क्लासरूम में भी बनाना जहाँ पर वो आकर अपनी बात रख सके। हाँ, पढ़ाई चलती रहे, पर उसके साथ ये सब देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बच्चा असुरक्षित होगा या उस पर कोई डर है या खतरा है, तो वो सीख भी नहीं पाएगा। तो आप जो भी उसको पढ़ा रहे हैं उसको वैसे भी वो कुछ समझ आएगा ना याद रहेगा, तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आई वांटेड टू आस्क कि कौन सी चीज़ है कि हम अपने आसपास अगर अभी भी न्यूज़पेपर खोलें, सोशल मीडिया खोलें, बहुत सारी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ हमको देखने को मिलती है, और बुरी खबरें अच्छे चीज़ों से हमेशा ओवर पावर कर जाती हैं। तो आपको ऐसी चीज़ में, ऐसे टाइम्स में क्या होप देता है कि आप अभी भी इसी काम में लगे हैं और करते रहें कि इससे बदलाव आएगा? आई थिंक एक तो जब भी हम स्पेस होल्ड कर सके किसी के लिए, यानी आज जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, या हमने 1 घंटे का सेशन कहीं लिया, या पेरेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन है या बच्चों के साथ, तो उस स्पेस में जब कोई खुलकर अपनी बात रख सके, तो वो मुझे लगता है वो भरोसा जो हम पर रखा जा रहा है वो अपने आप में एक मोटिवेशन हो जाता है कि आज के इस स्पेस में अगर 2 लोग भी आकर अपना कोई ट्रॉमा, अपनी कोई पेन को यहाँ रख सके, उन्हें थोड़ा हल्का लगा, तो ये एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रिविलेज हमें मिल रहा है कि हम किसी के लिए ये स्पेस बना सकते हैं, और इसकी ज़रूरत है। ये अपने आप में बहुत हमें शायद स्ट्रेंथ देता है या हिम्मत देता है कि हम ये काम करते रहे। पर हाँ, ये काम मुश्किल है। कई बार जो हम सुनते हैं, जो लोग अपनी बातें रखते हैं, तो एक अपने मन में भी एक भारीपन आ जाता है, और कई बार लोग मदद मांगते भी हैं तो उन्हें मिलता नहीं है मदद। तो ये सुनकर भी एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि हम कहाँ लड़े, हम किसके लिए क्या करें, या सिस्टम क्यों नहीं मदद कर पा रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होती है। पर आई थिंक होप उन लोगों से मिलती है जो फिर भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बच्चे की बात सुन रहे हैं, कोई पेरेंट्स जो अपने बच्चे को फ्रीडम दे रहे हैं।
तो ये जो इंडिविजुअल्स हमें मिलते हैं, मुझे लगता है इनसे बहुत स्ट्रेंथ और होप मिलती है। बहुत पार्टनर्स हैं हमारे, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अभी जैसा आपने भी कहा कि जो बच्चों के लिए ऐसे स्पेसेस बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे सुरक्षित रहे, वो अपने काम से ज़्यादा उन बच्चों के लिए करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक इन लोगों से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और हमें लगता है कि हम ऐसे संस्थाओं के साथ काम करें, इनके काम को और मजबूत बना सके तो हम अपना काम कर पाएंगे। जब ज़्यादा भारी लगे या जब ज़्यादा मुश्किल लगे तो हम एज अ टीम हम एक दूसरे की मदद करते हैं। अपनी बात को एक दूसरे तक रखना, अपने बर्डन को या अपने मन में जो भारीपन है उसको रखना, एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे को वो स्पेस देना कि भाई आज ठीक है लग रहा है हमें डीमोटिवेटेड या हताश, बट शायद कल बेहतर लगेगा। तो एक दूसरे के लिए भी वो स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है और कोशिश हम करते हैं कि हम ऐसा कर सके। लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारी पॉडकास्ट देख रहा है वो अगर कोई एक चीज़ आज अपनी लाइफ में चेंज कर सके जिससे वो अपने आसपास के लोगों के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट कर पाएँ या वो नोटिस कर पाएँ जब कोई अनसेफ है, असुरक्षित है। एक नहीं, मैं 2-3 चीज़ें आपको बोलूँगी। सो पहली चीज़ कि जो जब किसी के साथ शोषण हो रहा हो, शोषण या हिंसा, तो वायलेंस या अब्यूज़ किसी भी तरह में, तो उसको हम नॉर्मल ना समझें। बच्चे को मार पड़ना ये नॉर्मल या सही नहीं है, हमने इसको नॉर्मल बना दिया है। सड़क पे चलते हुए इंसान को कोई छेड़े, कोई सीटी बजाए, कोई बुरा भला कहे, ये नॉर्मल नहीं है, ये गलत है, पर हमने इसको अनदेखा करना शुरू कर दिया है। एक ग्रुप में दोस्त है और जो लड़का है वो अगर लड़की को नीचा दिखा रहा है, या कोई लड़की है जो अपने दोस्त को या लड़के को नीचा दिखा रही है, ये भी गलत है और शोषण इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आई थिंक कि ये गलत है, ये अपने मन में भी मानना शुरू करें और जहाँ आवाज़ उठा सके एटलीस्ट गलत को गलत बोलना शुरू करें। दूसरा, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं। सही वर्ड्स, सही शब्दावली, सही वोकैबलरी बहुत ज़रूरी है। आज भी हम कहते हैं कि नहीं उसने ज़बरदस्ती की, उसके साथ कुछ गलत हुआ, उसके साथ यौन शोषण हुआ, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। इन वर्ड्स को यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। जितना हम शर्माएंगे, जितना हम खुद झिझकेंगे, तो इन चीज़ों को हम गलत नहीं मान पाएंगे। अपनी जानकारी में लाना कि हमारे देश के कानून क्या कहते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो अपराध हैं, कौन सी चीज़ों के लिए कहाँ जाकर हम रिपोर्ट कर सकते हैं, ये जानकारी अपने लिए रखना अपनी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है और हमारे आसपास जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं और युवा हैं, दोस्त हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है। एंड चौथा, अगर हमारे आसपास कोई आए हमसे कुछ बोलने तो उनकी बात को अविश्वास ना करें। सबसे पहले बिलीव करें, सुनिए उनकी बात, उनको एक ऐसा स्पेस दीजिए जहां वो अपनी बात रख सके। आप मदद नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से तो ज़रूर मदद मांगे। कहाँ जा सकते हैं? किसी संस्था के पास, पुलिस के पास, किसी वकील के पास। तो मदद के क्या स्पेसेस हैं ये भी हमें जानना चाहिए। पर कोई आए तो ज़रूर उन्हें उनको बिलीव करें, हाँ, उनके ऊपर विश्वास करें, उनकी बात को सुने और अपनी तरफ से जो सपोर्ट आप दे सकें वो ज़रूर दें। ये भी एक्सपेक्ट करना कि हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, ये भी शायद पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, मेरे हाथ में जितना है, या मैं आपकी बात सुन तो सकता हूँ, या मैं आपके साथ तो यहाँ जा सकती हूँ, तो जो मेरे हाथ में है वो करने की कोशिश ज़रूर करना। और ख़ुद को सुरक्षित रखने के लिए जो सही लगे वो हमेशा करते रहना। तो मुझे लगता है ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सब आज से अगर शुरू करेंगे तो धीरे धीरे शायद ये जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जो ये मानेगी कि सुरक्षा सबका अधिकार ही नहीं, सबकी जिम्मेदारी भी है। खाली खुद को सुरक्षित रखने के लिए मैंने रास्ता बदल लिया, मैंने बाहर जाना छोड़ दिया, ये प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। पर वो जो असुरक्षित महसूस करा रहा है उसको कैसे बदला जाए, वहाँ मानसिकता बदलनी है या सिस्टम बदलना है या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में लाना है, उन चीज़ों की मांग करना भी अब हमारे लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात अभी कर पा रहे हैं, जस्ट ये इस वजह से भी अगर एक इंसान भी ये सोच पाए कि मैं जैसा बिहेव कर रहा हूँ अपने घर पे, स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ, अगर मैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर पाऊँ तो इस पॉडकास्ट का मकसद हमारा सक्सेसफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे एंड
थैंक यू, आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया और ये जो स्पेस आप लोगों ने बनाया है ये बहुत सुंदर है। आई होप यहाँ और बहुत सारे लोग आ सके, अपनी बात रख सके और ये बातें और लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। क्वेस्ट एंड विजडम के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।